वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का, चलिए तो इस पर हम लोग बर्नौली प्रमेय के अनुसार हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग ये मान रहे थे कि माना कि कोई वस्तु जो कि असंपीड्य है और अश्यान द्रव नली के ऊपर है, जो कि धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके अनुसार ये देखते हैं कि अगर बिंदु ए ओ पर P1 पर प्रवाह करके चलता है और अनुप्रस्थ परिच्छेद के बीच में जो पृथ्वी के घनत्व के बेस पे ये जो चलता है, ठीक है, इसके अनुसार से इसकी जो लगने वाला जो बल होता है F होता है, क्लियर। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए के बेस पे जो होता है, इसके अनुसार पर हम लोग ये करते हैं कि जो बर्नौली प्रमेय होता है, जो कि आपका तरल वस्तु से होता है, जो कि संपीड्य होता है, असंपीड्य या श्यानता के बेस पे होता है, वो द्रवों के साथ अटैचमेंट रहता है उसका, क्लियर। तो उससे रिलेटेड जो भी रहता है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का अनुप्रयोग है। तो जब भी पूछता है तो बर्नौली का अनुप्रयोग को पूछता है, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय क्या है, बर्नौली का अनुप्रयोग को लिखिए। तो इस बीच में आप लोग बर्नौली का अनुप्रयोग को बताओगे। तो इस बीच में हम लोग आगे का जो कंटेंट है वो है हमारा फर्स्ट स्थिति देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में यह होता है, जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो यदि नली क्षैतिज हो, यदि नली क्षैतिज हो, इस स्थिति में नली के प्रत्येक बिंदु पर ऊंचाई का मान समान होगा। ऊंचाई का मान क्या होगा, समान होगा। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होगा। अतः बर्नौली प्रमेय को हम लोग निम्नानुसार लिखा जा सकता है, जो कि उसको फार्मूला के बेस पे हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो क्या होता है, यदि नली क्षैतिज हो तो इस स्थिति में नली के प्रत्येक बिंदु पर ऊंचाई का मान क्या होता है, समान होता है। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान भी नियत होता है। अतः बर्नौली प्रमेय को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसकी जो सेकेंड स्थिति होती है, सेकेंड स्थिति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्लियर। तो यदि नली में प्रवाह का वेग समान हो, यदि नली में प्रवाह का वेग क्या हो, समान हो, यदि नली में प्रवाह का वेग क्या हो, समान हो, तो इस स्थिति में प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा, इस स्थिति में प्रवाहित द्रव की गतिज जो ऊर्जा होती है वह नियत होती है। तब इसको हम लोग बर्नौली प्रमेय को व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग गणितीय अवधारणा के रूप में लिख सकते हैं। इसकी जो थर्ड स्थिति होती है, इस चीज को देखिए, यदि नली के प्रत्येक बिंदु पर, यदि नली के प्रत्येक बिंदु पर, देखिए इस चीज को, यदि नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब नियत हो, तो इस स्थिति में प्रवाहित द्रव की दाब क्या होती है, ऊर्जा नियत होती है। अतः बर्नौली प्रमेय का स्वरूप हमारे पास निम्नानुसार होता है। उस चीज को हम लोग आगे परिकल्पना करेंगे। तो इसका देखते हैं हम लोग अनुप्रयोग। वास्तव में बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग किस किस स्थिति में होता है, किस किस से रिलेटेड होता है, इस चीज की हम लोग यहाँ पर संकल्पना के बेस पे इस चीज की गणितीय व्याख्या करेंगे। गणितीय व्यंजक के आधार पर इस चीज को हम लोग डिलीवर करेंगे, क्लियर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करोगे, ये एग्जाम में यही आता है, बर्नौली का प्रमेय लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको 3 नंबर अर्जित करना है तो भाई इस बर्नौली के प्रमेय को देखिए, क्लियर। चलिए तो हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, बर्नौली का अनुप्रयोग एप्लीकेशन के थ्योरम में आते हैं, अब बर्नौली थ्योरम से, क्लियर। तो चलिए फर्स्ट क्या होते हैं, वेंचुरी मापी। इसका जो फर्स्ट होता है उसको वेंचुरी मीटर बोलते हैं, वेंचुरी मापी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेंचुरी मापी। वेंचुरी मापी जिसको बोला जाता है वेंचुरी मापी, वेंचुरी मापी बोला जाता है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। क्या पर आधारित है, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक उपकरण है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में, जिसकी सहायता से किसी नली में प्रवाहित द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। इसकी संरचना को चित्र के माध्यम से हम लोग स्वैप करेंगे, जिसको चित्रानुसार हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर बर्नौली का जो अनुप्रयोग है वेंचुरी मीटर, इस वेंचुरी मीटर को मैं यहाँ से आप लोगों को स्वैप करके बताता हूँ, क्लियर। चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को स्वैप करके बताते हैं, वेंचुरी मीटर को, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, क्लियर, वेंचुरी मीटर। चलिए यहाँ पर ये देखिए वेंचुरी मीटर के माध्यम से ये आ गया है आपका। यहाँ से मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, देखिए ये वेंचुरी मीटर के माध्यम से ये आपका आया है यहाँ पर, क्लियर। चलिए यहाँ से देख लीजिए इस चीज़ को ना, वेंचुरी मीटर के माध्यम से आया है। अब देखिए इस वेंचुरी मीटर को, वेंचुरी मापी जिसको बोला जाता है भाई, क्लियर, बोल रहा है कि प्रवाह की दर ज्ञात, इसकी संरचना प्रदर्शित, इसमें ए बी एक क्षैतिज रहता है, ए बी के बीच में एक क्षैतिज के रूप में रहता है, जैसे यहाँ पर A1 और A2 के बेस पे है, क्लियर। एक क्षैतिज आकृति की नली होती है जिसका मध्य भाग एम संकरा होता है, एम इस भर का संकरा होता है, ये वाला देखिए ना, ये वाला भाग जो होता है
कर होता है। हालांकि इसमें अलग अल्फ़ाबेट में है। इनके साथ दो ऊर्ध्वाधर नलियाँ पी और क्यू जुड़ी रहती है। ऊर्ध्वाधर जो नलियाँ हैं, यहाँ से देखिए ये आपका नली है, और ऊर्ध्वाधर दो नलियाँ इस तरीके से जो कि जुड़ी रहती है, जो कि मैनोमीटर का काम करता है। जब नली ए बी में पानी डालते हैं, मतलब यहाँ पर इस नली में हम लोग पानी डाल रहे हैं भाई, देखिए इस नली में हम लोग पानी डाल रहे हैं या कोई द्रव प्रवाहित कर रहे हैं, तो यह अविरतता के सिद्धांत, जो कि फर्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं, अविरतता के सिद्धांत के अनुसार ए पर द्रव का प्रवाह वेग कम होता है तथा एम पर प्रवाह वेग क्या होता है, अधिक होता है, जिससे बर्नौली प्रमेय के अनुसार ए पर दाब अधिक होगा तथा बी पर दाब कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसमें द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो इसको डायग्राम के बेस पे आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास अनुप्रयोग होता है, जो भी एप्लीकेशन होता है, वो डायग्राम बेसिस होता है। क्लियर। तो बर्नौली के प्रमेय के अंतर्गत हम लोग बेंचोरीमीटर को हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम इसको यहाँ पर किए हैं। तो इसके अनुसार जो प्रवाह की दर होता है, जो नली का दर होता है, वो किस तरीके से होता है, अग्र होता है कि पश्च होता है, किस तरीके से प्रवाहशीलता होती है, किस तरीके से तरल के रूप में होती है, इस चीज़ की हम लोग अनुप्रयोग का माध्यम से पहले देखते हैं, तो वो बेंचोरी मापी के अंतर्गत देखते हैं। क्लियर। इसके बाद जो होता है अगला हमारा, उस चीज़ को देखते हैं टॉरिसॉली का प्रमेय। ठीक है, अगला जो होता है टॉरिसॉली का प्रमेय होता है, इस चीज़ को देखते हैं टॉरिसॉली का प्रमेय को। क्लियर। अगला जो होता है हमारा पास होता है वो है टॉरिसॉली का प्रमेय। तो इस टॉरिसॉली प्रमेय को देखते हैं। क्लियर। जिसको बहिस्त्रावेक के माध्यम से किया जाता है। तो यदि किसी द्रव से भरे टॉरिसॉली प्रमेय, इस चीज़ को देखते हैं। यदि किसी द्रव से भरे टंकी के दीवार पर कोई छिद्र हो तो छिद्र से द्रव बाहर निकलता है। छिद्र से द्रव बाहर निकलता है। टंकी में बने छिद्र से द्रव जिस वेग से बाहर निकलता है उसे उस द्रव का बहिस्त्राव वेग कहते हैं। क्लियर। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी यहाँ पर देखिए, इस वर्ड को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी द्रव से भरे टंकी की दीवार पर इस तरीके से है, एक टंकी की दीवार पर इस तरीके से है, टंकी की दीवार पर कोई छिद्र हो तो, यहाँ से कोई छिद्र हो तो छिद्र से द्रव बाहर निकलता है तथा टंकी में बने छिद्र से द्रव जिस वेग से बाहर निकलता है उसे उस द्रव का बहिस्त्राव वेग कहते हैं। अतः किसी छिद्र से किसी द्रव के बराबर होता है, जिसे किसी वस्तु को द्रव के स्वतंत्र सतह से हम उस छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे ही टॉरिसॉली का प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टॉरिसॉली का प्रमेय क्या है बोल के आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोग बताओगे कि टॉरिसॉली का प्रमेय क्या होता है बोल के। तो टॉरिसॉली का प्रमेय बहिस्त्राव वेग के, यदि किसी द्रव से भरे टंकी की दीवार पर कोई छिद्र हो तो छिद्र से द्रव बाहर निकलता है, टंकी में बने छिद्र से द्रव जिस वेग से बाहर निकलता है उसे उस द्रव का बहिस्त्राव वेग कहते हैं। अतः किसी छिद्र से किसी द्रव के बराबर होता है, जिसे किसी वस्तु को द्रव के स्वतंत्र सतह से उस छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हुए प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे टॉरिसॉली का प्रमेय कहते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों के टॉरिसॉली का प्रमेय के अंतर्गत ये चीज आ गया भाई। आगे इसका देखते हैं, छिद्र से निकले द्रव का प्रास।
तो इसके लिए हम लोग छिद्र से निकले जो द्रव का परास होता है वो किस बेस पे होता है, इस चीज़ की हम लोग यहाँ पर भी परिकल्पना करने वाले हैं। क्लियर। तो इसका एक एक जो परिकल्पना होती है इसके बेस पे, चाहे वह द्रव्यमान के बेस पे हो, चाहे वह क्या हो एनर्जी के बेस पे हो, चाहे वह एनर्जी के बेस हो, चाहे वह काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वह यूनिटरी एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वह स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वह गतिज ऊर्जा हो, चाहे वह दाब ऊर्जा की ना हो, चाहे वह द्रव्यमान के बेस हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण के बेस हो, जितने भी ऊर्जा से रिलेटेड जो भी प्रमेय होते हैं या बर्नौली से संबंधित जो भी प्रमेय है या इसका जो अनुप्रयोग है वो इन्हीं के समांतर बेसिस पे आते हैं। तो छिद्र से निकले द्रव का परास को हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस चित्र को माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं। रेंज ऑफ लिक्विड मूविंग आउट फ्रॉम होल, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। छिद्र एस से बाहर निकलने वाले द्रव बहिस्त्राव वेग √V2g के रूप में देखते हैं, जो कि ये √ के रूप में होता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग छिद्र से निकले द्रव के परास के रूप में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके। क्लियर। तो चलिए छिद्र से निकले द्रव का परास, छिद्र एस से बाहर निकलने वाला द्रव बहिस्त्राव वेग √2gs से बाहर निकलता है। छिद्र एस से बाहर निकलने वाला द्रव बहिस्त्राव वेग, द्रव जो कि क्या होता है बहिस्त्राव वेग होता है √2gh से क्या होता है बाहर निकलता है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव का प्रारंभिक वेग 0 है तथा द्रव गुरुत्व के अधीन गिरता है। द्रव किसके अधीन गिरता है, गुरुत्व के अधीन गिरता है। अतः द्रव का पथ परवलयाकार होता है। अतः द्रव का वेग क्या होता है, परवलयाकार होता है, जिसकी पृथ्वी तल से प्रारंभिक ऊंचाई H-h। अतः यदि उसे पृथ्वी के तक समय पहुंचने के लिए लगता है तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है उस, जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी, छिद्र से निकलने द्रव का परास। क्लियर। तो चलिए हम लोग देख रहे थे छिद्र एस से बाहर निकलने वाला द्रव बहिस्त्राव वेग √2gs से बाहर निकलता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव का प्रारंभिक वेग 0 है, तो द्रव का गुरुत्व के अधीन गिरता है। अतः द्रव का पथ परवलयाकार होगा, जिसकी पृथ्वी तल से प्रारंभिक ऊंचाई H-h है। अतः यदि उसे पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है तो सूत्र हम लोग जानते हैं गति के रूप में, हम लोग क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। हम लोग गति के समीकरण के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए गति के समीकरण क्या होता है भाई, गति के समीकरण ये होता है, गति के समीकरण के बेस पे हम लोग ये देखते हैं, गति के समीकरण के बेस पे हम लोग क्या देखते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर के बेस में होता है। तो यहाँ से जो u का वैल्यू होता है, s का जो मान होता है भाई वो आपका h और -h के तुल्य होता है, और यहाँ पर जो u का होता है वैल्यू वो आपका 0 के तुल्य होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन और फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं भाई। अब वैल्यू को इस पर हम लोग रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू हो जाएगा h-h इक्वल टू हो जाएगा, ये तो आपका 0 × t हो जाएगा प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा h-h, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा GT स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये आप लोगों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h-h इक्वल टू हो जाएगा GT का स्क्वायर। t के बेस पे करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 √h - g/g हो जाएगा इक्वल टू t का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा √2h - h/g, ये हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का हो जाएगा छिद्र से निकले द्रव के परास के रूप में ये होगा। क्लियर। तो छिद्र एस से बाहर निकलने वाला द्रव बहिस्त्राव वेग √2gs से बाहर निकलता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में द्रव का प्रारंभिक वेग 0 है तथा द्रव गुरुत्व के एक अधीन गिरता है, अतः द्रव का पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा। क्लियर। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब तेज आंधी तूफान में जैसे कि आता है, देखिए तेज आंधी तूफान जब भी आता है, बारिश का टाइम आता है, उस टाइम की बात है ये। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तेज आंधी तूफान आने से मकान की छत क्या होती है, उड़ जाती है। क्लियर। इसको आप लोगों ने फील किया होगा कि जब भी बारिश का या आंधी तूफान जब भी आती है, जो चादर की जो छत रहती है या जो कुछ रहती है वो क्या होती है, उड़ जाती है। वो आंधी तूफान के तहत में उड़ जाती है। तो किस कारण से उड़ती है, तो जो बर्नौली का प्रमेय है उसी के अनुसार से हम इस चीज़ को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तेज़ आंधी तूफान आने से मकान की छत क्या होती है, उड़ जाती है। तो तेज़ आंधी तूफान या चक्रवात के समय जो वायु होती है वह छत के ऊपर
ऊपर अत्यधिक चाल से बहती है। मतलब वो जो आपका वेग चलता है, जो हवा का माध्यम चलता है, वो आंधी तूफान के समय, चक्रवात के समय जो वायु होता है वो छत के ऊपर अत्यधिक चाल से चलता है। मतलब कम चाल से चलेगा तो आपका जो छत है, जो चादर का बना है, वो आपका स्थिर ही रहेगा। बट अगर वही अधिक चाल से चलने लगती है, जैसे कि आप ज़्यादा चाल से चलने लगते हैं तो बाइक भी चलाते हो तो बाइक क्या होता है, साउंड आने लगता है, वहाँ से हिलने डुलने भी लगता है, साउंड आने लगता है ना, क्रिएट करता है। चाहे वह साइकिल की बात हो, चाहे बाइक की बात हो, चाहे कार की बात हो, किसी की भी बात हो, जिस ज़्यादा चाल से चलोगे तो उसी अनुसार यहाँ पर जब तेज़ आंधी तूफान या चक्रवात के समय वायु के छत के ऊपर जब अत्यधिक चाल से बहती है, जिससे छत के ऊपर का दाब बहुत कम हो जाता है ना, जिससे छत के ऊपर का दाब बहुत कम हो जाता है। किसका दाब बहुत कम हो जाता है? तो छत के ऊपर का दाब बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से छत के नीचे का दाब, जिसके वजह से जो छत के नीचे का दाब है, जो आप लोगों के नीचे का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जो वायुमंडलीय का, जो एटमॉस्फेयर का जो ऑटोमेटिक जो प्रेशर है, उस प्रेशर के क्या हो जाता है, यह अब इक्वल हो जाता है, दोनों प्रेशराइज के इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब दोनों का तालमेल बैठ जाता है। ठीक है, तो छत के नीचे का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोगों ने बर्नौली प्रमेय में ये चीज़ पढ़ा था और ये चीज़ गौर किए थे कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, बर्नौली भाई साहब क्या बोलते हैं कि मेरे प्रमेय के अनुसार यदि वायु की गतिज ऊर्जा, जो कि गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं, जिसका फार्मूला होता है K = 1/2 mv²। क्लियर। और स्थितिज ऊर्जा के बेस पे दो चीज़ हम लोग पढ़े थे वहाँ पर, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बेस पे पढ़े थे, और जो थर्ड पढ़े थे वो आप लोगों का दाब ऊर्जा के बेस पे था, के बढ़ने के कारण। ठीक है, दाब ऊर्जा के बढ़ने के कारण यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। बट जब दाब ऊर्जा बढ़ता है भाई, जब दाब ऊर्जा बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने से के कारण जो छत के ऊपर का दाब होता है वह नीचे के दाब से क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, दाब ज़्यादा रहेगा तो नीचे दबा के रखेगा, मतलब उड़ने का काम नहीं करेगा। अब जितना ज़्यादा दाब, देखो किसी चीज़ को अगर आप दबा कर रखते हो पैर से तो ऊपर उठता है क्या, नहीं उड़ता है ना, नीचे दबा रहता है। लेकिन जैसे ही आपका दाब कम होता है ऊपर उठने लगता है वो। क्लियर। जैसे कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली घर में भी कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को लेकर के या प्लास्टिक को लेकर के जिसमें हवा भर के आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अतः जब छत पर ऊपर की दिशा में एक परिणामी, परिणामी बल लगता है, क्या बल लगता है, एक परिणामी बल लगता है, जिससे छत क्या हो जाती है, उड़ जाती है, चाहे वह चादर की छत हो या किसी प्रकार की छत हो, जो कि जिसमें का दाब बहुत ही कम हो। इसलिए जबकि मकान के अन्य भागों में कोई क्षति नहीं होता है, और जबकि मकान जो होता है उसके अन्य भाग में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि वह स्थिर ही रहती है, वहाँ पर दाब जितना होना चाहिए उतना ही रहता है। यहाँ पर जो दाब होता है भाई वो कम हो जाता है, इस कारण से तेज आंधी तूफान जब आती है तो मकान के छत को उड़ा कर ले जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तेज आंधी तूफान जब आती है तो मकान की छत उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, किस प्रमेय पर आधारित है, ऐसा क्यों होता है, वास्तव में बोल के इसको डील कीजिए, संक्षेप में बताइए बोल के। 2 नंबर का क्वेश्चन ही है, 2 या 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए इसी के बेस से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा अनुप्रयोग के बेस में कड़ित्र या स्प्रेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर या स्प्रेयर बोलते हैं, कड़ित्र या स्प्रेयर। ठीक है, इस उपकरण को हम लोग चलिए देखते हैं, स्प्रेयर। चलिए इस स्प्रेयर को जानते हैं भाई हम लोग क्या होता है वास्तव में, स्प्रेयर को देखते हैं। चलिए स्प्रेयर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। स्प्रेयर एक प्रकार का क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए स्प्रेयर जो होता है वो क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि देखिए ये होता है भाई स्प्रेयर, ये होता है स्प्रेयर, जो कि कृषि किसान लोग रहते हैं, जो किसान दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं। अभी जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ में और जितने हरियाणा है, पंजाब में, सभी में कीड़े मकोड़े की जनसंख्या इतना बढ़ गई है कि धान की जब बाली आ रही है, बाली को खा करके उड़ा दे रहे हैं भाई लोग। इतना मेहनत किए हैं भाई, जा रहे हैं इसको उठाने में कितना तकलीफ होता है। क्लियर। तो ये जो स्प्रेयर है ये 16 लीटर का है, मात्र 16 लीटर का है। अगर आपको दवाई का ज़्यादा छिड़काव करना है तो आप ज़्यादा लीटर का ले सकते हैं, लेकिन ये मात्र 16 लीटर वाला है। क्लियर। तो चलिए 16 लीटर है, लेकिन इसका असर बहुत ही काम गिरे। 16 लीटर पानी भरोगे, लेकिन इसके लिए कितना मुआवजा देना पड़ता है। आजकल बहुत ऐसे इंसान हैं जो इसके लिए 200 रुपये में पूरा छिड़काव करते हैं। आप 1 एकड़ वो भी नहीं, मात्र 25 से 30 डिसमिल को मात्र 200 रुपये 250 रुपये में करते हैं। क्लियर। जबकि इसको कितने में करना चाहिए भाई,
कई लोग ऐसे हैं जो करते भी नहीं हैं यार, क्या करोगे। लेकिन चलिए, अब स्प्रेयर को वास्तव में स्प्रेयर को आज डील किया हूँ, आज लाइफ में पहली बार देखा हूँ, कभी नहीं देखा था। थोड़ा गाँव में अलग अलग टाइप से रहता है ये स्प्रेयर जो रहता है, दवाई छिड़काव को जो रहता है। तो चलिए ये स्प्रेयर को देखते हैं ना। इस उपकरण द्वारा इसको लेटेस्ट वर्जन में लाए हो ना गूगल से, क्लियर, लेटेस्ट वर्जन है, अच्छे से देखना इसको, ठीक है। तो इस उपकरण को किसी द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में हम फुहारा के रूप में करते हैं, फुहारा के रूप में किया जाता है। जैसे छोटे छोटे थे आप लोग जो लेते थे ना, जो छोटे छोटे फुहारा के रूप में, आप जैसे पानी का पिचकारी जो मारते हो आप लोग, पिचकारी जो लगाते हो, या छोटे छोटे आप लोग मुंह के माध्यम से जो पिचकारी फुहारे निकालते हो, या पाइप से आप जब गार्डन पाइप जो आता है, गार्डन पाइप रहता है जो फूल फटाके में आप लोग पानी का सिंचाई करते हो, सिंचाई यंत्र करते हो, वहाँ से आप लोग फुहारे निकालते हो। बस उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग खेती वगैरह करते हैं, किसान वगैरह जो भी रहते हैं, वहाँ पर जो भी अगर फसल में किसी प्रकार का कोई भी अगर रोग लगता है तो उस रोग के निवारण करने के लिए हम लोग स्प्रे का यूज करते हैं। स्प्रे इसलिए यूज करते हैं, इसमें बराबर मात्रा में पूरे जो खेत रहता है उसके फसल में बराबर मात्रा में जाता है, उचित मात्रा में जाता है। अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं पर ज़्यादा मात्रा में जाएगा, कहीं पर कम मात्रा में जाएगा, जिसका इफेक्ट जो हमारे फसल पर है उसका अलग अलग तरीके से पड़ेगा, जिसका दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो, क्योंकि जितना मात्रा में बोला गया उतना मात्रा में आप लोग दोगे वहाँ पर फसल में करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, यहाँ से आप भली भांति इस चीज़ को देख सकते हो भाई। इसमें एक ऊर्ध्वाधर नली होती है, ये ऊर्ध्वाधर नली है भाई, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट वर्जन है ये, एक ऊर्ध्वाधर नली है यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर नली, यहीं से फुहारा निकलता है भाई, बस बोझ उठाना पड़ता है भाई इसका, क्लियर। चलिए, तो ये ऊर्ध्वाधर नली AB के माध्यम से होती है, जिसका निचला सिरा ए द्रव में डूबा रहता है, जिसका निचला सिरा ए के द्रव के रूप में क्या होता है, डूबा रहता है, ठीक है। ए द्रव से भरे पात्र के रूप में डूबा रहता है। ऊपरी हिस्सा B के रूप में एक क्षैतिज नली के संकरे भाग में रहता है, ये देखिए एक संकरे भाग में रहता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आकर के खुलता है, यहाँ पर सीड बेल्ट की तरह रहता है, जैसे कि सीड बेल्ट देखे हो ना, बस वही। इस नली के एक सिरे पर रबड़ का एक गोला लगा रहता है। अगर जितने भी देख रहे हैं मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोग, जो जितने भी किसान घर से रिलेटेड हैं, ये नहीं देख रहे हैं तो अपने गाँव गली मोहल्ले में होगा, वार्ड क्रमांक जितने भी होगा एक बार जाकर देख लीजिएगा। कोई अभी दवाई छिड़काव के लिए निकाला ही होगा, अभी मॉर्निंग का टाइम है, क्लियर, सुबह का टाइम है, देख लीजिएगा गांव वगैरह में, और नहीं होगा तो सारंगढ़ आकर के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया जिला बन गया सारंगढ़ विलयगढ़, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, स्प्रेयर का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे की कार्यवाही करते हैं हम लोग, आगे की कार्यवाही क्या करते हैं, इस चीज़ को करते हैं। अब आगे की कार्यवाही करते हैं, जब रबड़ के गोले को दबाया जाता है ना, जब रबड़ के गोले को दबाया जाता है तो वायु क्षैतिज नली से होती हुई बाहर निकल जाती है, वायु क्षैतिज नली से होकर के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिससे कि नली के संकीर्णित भाग में हवा का वेग बहुत अधिक होने के कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालोगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालोगे तो प्रेशर तो आएगा ही भाई, चाहे वो किसी की स्थिति पे भी हो, तो दाब बहुत कम हो जाता है, जिससे द्रव नली में चढ़ करके ऊपर तक आता है, इस तरीके से उपयोग करते हैं, ऊपर तक आता है, जैसे जैसे ऊपर आता है भाई वैसे वैसे दवाई का जो छिड़काव होता है अच्छे तरीके से होता है, क्लियर। तो हवा के साथ मिल करके फुहार के रूप में वह निकलता है, देखिए यहाँ से इस तरीके से निकलता है, ये वाला है, ये जो यहाँ पर दिया गया है इसको हम लोग हाथ से करते हैं इस तरीके से, यहाँ से आप इस तरीके से अप डाउन करते हैं, तब यहाँ से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, फिर ये प्रेशर के माध्यम से इस तरीके से आता है, फिर उसको यहाँ पर ये जो है इसको पकड़ के हाथ से इधर सिंचाई करते हैं इस तरीके से, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सिंचाई के माध्यम से हो गया। तो कड़ित्र का उपयोग, जिसको स्प्रेयर बोलते हैं, शुद्ध सात्विक भाषा में कड़ित्र बोला जाता है इसको, का उपयोग रंग तथा सुगंधित द्रव छिड़काने के लिए, और जितने भी श्रीमद् भागवत वगैरह होता है, रामायण काल होता है, गाँव में गली चौराहे में होता है, तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, परफ्यूम, मात्र जो 10 रुपये का फूल तोड़ा वाला आता है, मात्र 10 रुपये का परफ्यूम स्वीट हार्ट जो आता है दुकान वगैरह में, उसको पूरे को 16 लीटर में डुबो देते हैं भाई, और गांव गली में छिड़काव करते रहते हैं ताकि अच्छे से सुगंधित खुशबू आए और सभी लोग एक दूसरे को देखते रहें इस तरीके से, ठीक है। इसको रंगने के लिए नाइयों द्वारा चेहरे पर सिर पर पानी डालने के लिए, देखना कई नाई लोग चेहरे पर सिर पानी डालने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ऐसे सैलून वगैरह जाओगे तो देखना, इसको फील करना, ठीक है। चलिए, डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग नाक कान को धोने में किया जाता है भाई, माली द्वारा इसका पौधों में दवाई छिड़कने के लिए किया जाता है भाई, कई लोग इसको जो भी अपने गार्डनिंग का काम किए रहते हैं, जो भी फूल फटाके किए रहते हैं, उसमें आप लोग सिंचाई का काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे इसका देखते हैं। बाकी छोटे रूप में ये रहता है, कई बड़े रूप में रहता है, 16 लीटर वाला रहता है, 8 लीटर वाला रहता है, 5 लीटर वाला रहता है, 2 लीटर वाला रहता है, और आजकल तो देश इतना जुगाड़ कर लिया कि भाई कोई स्प्राइट के बॉटल से बना लेता है, कोई ये क्या बोलते हैं
है अमूल के बॉटल से बना लेता है भाई, कोई स्प्राइट के बॉटल से बना ले रहा है, लेटेस्ट वर्जन में है सब। क्लियर, स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद स्प्रेयर बन जा रहे हैं आजकल। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। बुनसन बर्नर, ये बुनसन बर्नर क्या है देखिए बर्नर, ये बुनसन बर्नर क्या है, चलिए गूगल भाई साहब के पास पहुँचते हैं भाई। गूगल भाई साहब क्या बोल रहा है बुनसन के बारे में। बुनसन बर्नर, गूगल भाई साहब का सहारा लेना पड़ रहा है, जान रहे हो आजकल इसके बिना तो कुछ नहीं होता है। क्लियर, चलिए तो बुनसन बर्नर क्या होता है, ये आ गया देखिए हमारे पास बुनसन बर्नर। लेटेस्ट वर्जन में निकाला हूँ इस बुनसन बर्नर को, देखिए ठीक है। चलिए लेटेस्ट आप देख लीजिए भाई, किसको मैं कर दूँ, इसी को कर देता हूँ भाई, अच्छा से दिख रहा है, ब्रांडेड वाला है। ठीक है, चलिए बुनसन बर्नर क्या होता है, चलिए गूगल भाई साहब है तो किसी का कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब तक गूगल भाई साहब है हमारे पास सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। चलिए अब चलते हैं भाई बुनसन बर्नर के पास चलते हैं। ठीक है, अब कई लोग क्या होता है इस ये बुनसन बर्नर होता है, कई लोग क्या करते हैं सिगरेट वगैरह जलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं बहुत लोग इसका। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना भाई। इसमें एक फ्लेम आउटर लाइन रहता है जो कि कोन की तरह रहता है। अब जैसे कि आइसक्रीम अगर आप खाते हो ना, आइसक्रीम क्या रहता है आपका कोन रहता है ना, उसी तरीके से ये भी रहता है, आउटर कोन की तरह रहता है आइसक्रीम में जैसे रहता है। ये इसका फ्लेम कोन रहता है, जैसे कि आप दीपक की जो लौ जड़ती है देखिए, इसी तरीके से जो दीपक की लौ होती है ना, अभी जलती है, अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, देखना दीपक को देखने रहना, ये चैप्टर आपको याद आएगा, ये टॉपिक याद आएगा। दीपक को जैसे जलाते हो, अभी दिया वगैरह जलाओगे, जो भी कई लोग 1008 बार दिलाते हैं, कोई 108, कोई 11, कोई 15, कोई 16, कोई 17, इस तरीके से जलाते रहते हैं। यहाँ पर ये कॉलर के रूप में लगा रहता है, यहाँ पर ये गैस का नोजल है, ये यहाँ पर गैस का नोजल होता है, जहाँ पर आप लोगों का गैस का नोजल होता है, यहाँ पर गैस का सोर्स होता है, यहाँ से गैस का रिसाव होता है, यहीं से जाता है, तब ये बर्नर जलता है भाई। यहाँ पर गैस का वॉल पर लगा रहता है, ये बेस है उसका आधार है जिस पे रहता है, और यहाँ पर इसका एयर हो रहा था, एयर जाने के लिए, तो इसको बनसन क्या बोलते हैं, बर्नर बोलते हैं। चलिए इसकी संरचना को हम चित्र क्रमांक 10.19 में बोला है, लेकिन ये हमारे पास, चलो इसी को मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्लियर, चलिए आगे ये बोल रहा है कि इसकी संरचना को हम निम्न चित्र में प्रदर्शित किए हैं। जी बिल्कुल प्रदर्शित किए हैं। इसमें एक लंबी नली होती है जिसके निचले भाग में एक बारीक छिद्र होती है, ये लंबी नली देखिए, जिसके छिद्र में ये बारीक छिद्र है। ठीक है, जूम करके देखोगे लेटेस्ट तो ये ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो जिसके निचले भाग में एक बारीक छिद्र रहता है, के द्वारा ज्वलनशील गैस भेजा जाता है, ज्वलनशील गैस भेजा जाता है, जो नली के मुंह पर आकर जलती है, इस तरीके से देखिए, नली के मुंह पर आकर के ये जल रही है। क्लियर, ज्योतिहीन ज्वाला उत्पन्न करने के लिए, ज्योतिहीन ज्वाला उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पर ज्योति एक लड़की नहीं है ना, ज्वाला एक लड़की है। ठीक है, ये है ज्वलनशील गैस में वायुमंडल की गैस मिलाई जाती है, जिससे छिद्र के सूक्ष्म होने के कारण, ये छिद्र क्या होती है, अति सूक्ष्म होने के कारण इसमें जो गैस का वेग होता है भाई बहुत अधिक होता है, इसमें जो गैस का वेग होता है वो बहुत अधिक होता है। अतः नली में जब दाब वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है भाई, वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, कि कई लोगों को नींद आता रहता है, कई लोग को ये आते रहता है, आपको सोना नहीं है भाई, आपको जगते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। क्लियर, चलिए तो ये था हमारा बुनसन बर्नर के संरचना। आगे देखते हैं अगला क्या होता है, हवाई जहाज़। देखिए अभी भी लेटेस्ट हम मंत्री आए थे, चलिए हवाई जहाज़ के बारे में बताता हूँ। चलिए तो गूगल भाई साहब है तो हवाई जहाज़ भी निकाल देते हैं यार, क्या दिक्कत है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, जब तक गूगल बाबा है तब तक। क्लियर, चलिए ये देखिए लेटेस्ट, तुरंत अब सैर कराता हूँ आपको, अमेरिका का सैर कराता हूँ। कहाँ का सैर करना चाहते हैं भाई, इस बताइए लेटेस्ट में। चलिए अब स्विट्जरलैंड जाना है कि कहाँ जाना है भाई, हाँ कहाँ जाना है, देखिए इसका पार्ट को आप अभी अपने आप को आर्किटेक्चर, ठीक है, विमान वाहक समझिए, अब चला रहे हैं भाई। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ना, यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए क्या हो रहा है, देखिए हवाई जहाज में पंखों की आकृति को देखते हैं। इन विंग सीन एरोप्लेन, बर्नौली प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बर्नौली प्रमेय। चलिए तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, हर एक चीज़ में बर्नौली प्रमेय है, तो बर्नौली प्रमेय तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है भाई। हवाई जहाज में पंखों की आकृति, हवाई जहाज में
जो पंखों की आकृति है वो किस तरीके से होती है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी प्रवाहित तरल में जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दाब क्या होता है, कम होता है, तथा जहाँ वेग कम होता है भाई जहाँ वेग कम होता है वहाँ पर दाब क्या होता है, अधिक होता है। जहाँ दाब कम वेग ज़्यादा, वेग कम दाब ज़्यादा, दाब ज़्यादा वेग कम दाब ज़्यादा। क्लियर। तो इस सिद्धांत का उपयोग हम हवाई जहाज़ के पंखों को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग हवाई जहाज़ के पंखों को बनाने में करते हैं, ये भाई साहब को बनाने में करते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी ऊपरी सतह की वक्रता क्या होती है, निचली सतह की वक्रता से कम होती है। जो इसका निचला सिरा है वो दिख नहीं रहा है भाई, वो दिख नहीं रही है, मान लीजिए कि वो दिख रहा है बोल के, ठीक है। दोनों का जो निचला सिरा होता है वो निचली सिरा की वक्रता से क्या होती है, कम होती है। एवं सामने का किनारा गोल तथा पीछे से क्या होता है, चपटा होता है। चपटा देख लीजिए वहाँ पर दिख रहे डायग्राम में। पंख के ऊपर तथा नीचे वायु का प्रवाह धारा है, यहाँ पर वायु का प्रवाह धारा है, ठीक है। इसको इस चित्र क्रमांक में दिया गया है। तो स्पष्ट है कि पंख पर सामने सेट कराने वाली हवा पंख के ऊपर तथा नीचे की अपेक्षा अधिक दूरी तय करती है। नीचे की अपेक्षा जाहिर सी बात है अधिक दूरी तय करेगी। जिस तरीके से देखिए फैन वगैरह होता है, यूज करते हैं हम लोग, सिंचाई के लिए यूज करते हैं, सभी के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार ये पंख के ऊपर के तल पर जो वायु का वेग होता है वो नीचे की अपेक्षा क्या होता है, यहाँ नीचे की अपेक्षा यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ सर्व अधिक होता है, ये अधिक होता है। इस कारण से यहाँ पर ये बोल रहा है कि जिससे ऊपरी तल की परवायु का दाब नीचे की ओर कम होता है। यहाँ पर इसके निचले हिस्सा में है, यहाँ पर ये क्या होता है, कम होता है, और यहाँ ऊपर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नीचे की अपेक्षा कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण वायुयान को आवश्यक उत्प्लवन बल मिलता रहता है, तभी ये चलते रहता है, ठीक है। ये आपका जो एयरप्लेन है भाई, एरोप्लेन्स है, ये आप लोगों का इस तरीके से चलते रहता है। तो बर्नौली के प्रमेय के अंतर्गत हवाई जहाज़ में जो पंखों की आकृति होती है ये इस तरीके से होती है। तो चलिए अभी तो सैर करने के लिए हम लोग अमेरिका निकल चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट अगला जो चौपाई है हमारा, अमेरिका से लौटने के बाद हम लोग उस कंटेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जब हम लोग रायपुर में उतर जाएंगे भाई, उसके बाद हम लोग अगला चौपाई है उसको पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।